नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ अखिलेश सुमन हैं, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, राज्यसभा से आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह भी। जी हां, हम बात करेंगे आज के एजेंडे पर सभी मेहमानों से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए बजट पर होगी सामान्य चर्चा। साथ ही विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा होना भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता और वस्त्र मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। लोकसभा में अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे विधेयक को सदन में पेश। चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कल दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन भी अवरोध जारी रहा। माफी की मांग पर अड़ा सत्ता पक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ने तख्तियां लेकर आने पर जताई नाराजगी, कहा नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा के लिए मिलेगा पर्याप्त समय और अवसर। अवरोध के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। ऑस्कर जीतने पर राज्यसभा में नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को दी गई बधाई। सभापति ने बताया देश के लिए गौरव का पल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत में दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र बनने की क्षमता। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के तीसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी आपको बता देते हैं। साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल। साथ ही साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा की कार्यसूची में अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किए जाने के लिए शामिल है। साथ ही विधेयकों की संभावित सूची की अगर बात की जाए तो 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 14 मार्च 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 2022-23 के संबंध में सदन में वक्तव्य देंगे। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधी स्थायी समिति के संबंध में सदन में वक्तव्य देने वाली हैं। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य का अभिलेख पेश करने वाले हैं। सांसद राजेश वर्मा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति के विवरण पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन। सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और सांसद सुरेश कुमार पुजारी कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का। अमरेंद्र, आज तीसरा दिन है, 2 दिन कार्रवाई लगातार बाधित रही। क्या कोई मंत्रणा हुई है विपक्ष के सांसदों के बीच, या फिर कोई वार्ता सत्ता पक्ष की तरफ से भी करने का प्रयास किया गया है जिससे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जा सके? प्रतिबिंब, जैसा कि बजट सत्र के दूसरे चरण का ये तीसरा दिन है, खासा अहम माना जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पहले 2 दिन आपने देखे हैं कामकाज को लेके लगातार बाधा बनी रही, और खासकर जो विवाद राहुल गांधी ने दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष की एक पुरजोर तरीके से मांग है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से देश का अपमान किया है और देश की गरिमा और देश की संसद को झुकाने का काम किया है, उस पर उनको सदन में आकर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक अहम बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को घेरते आए हैं, उस पर बीजेपी का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि आप अपने देश में रहकर अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है, लेकिन जब आप विदेशी धरती पर, विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो वहां पर आप अपने राष्ट्र का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष खासा पुरजोर विरोध कर रहा है। कल आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ घेरा है, और आज सुबह सुबह अभी स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ देश का अपमान किया है बल्कि प्रधानमंत्री के अपमान का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, और उस देश में जिसकी हमेशा से भारत के प्रति एक जो रुख है वो पूरा राष्ट्र जानता है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो आज भी सत्ता पक्ष इसी बात पर अड़ी हुई है कि राहुल गांधी को सदन में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। बगैर माफ़ी के वो किसी बात पर अपनी बात नहीं रखने वाले हैं। वहीं हालांकि विपक्ष की तरफ से आज एक मार्च निकाला जा रहा है, वो कई और मुद्दों पर अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक प्राइवेट कंपनी पे जेपीसी की मांग उनकी थी, उसके अलावा। जी अमरेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। अभी तक के अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गोपाल शेट्टी जी, हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता अपडेट कर रहे थे। और क्या संभावना आज लग रही हैं तीसरे दिन? 2 दिन तो कार्य नहीं हो पाया लोकसभा के भीतर की अगर बात करें, चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य संघ बजट पर चर्चा होनी है, बहुत महत्व की चर्चा है, और अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा लंबित है। चूंकि यूटी बना है, नया यूटी बना है, और वहां पर विकास कार्यों को और गति देने के लिए बहुत आवश्यक है बजट के प्रावधान की। कितना महत्व रखता है और क्या कुछ हो सकता है आज सदन के भीतर? देखिए, कुल मिलकर संसद जो होता है ये चर्चा के लिए होता है, और विपक्ष हमेशा ही, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, तो सत्र शुरू होने के पहले पूरी तरह से तैयारी करके सरकार को किस मुद्दे पर घेरे, जनता की कौन से समस्याओं को हम उजागर करें, इसके तैयारी में हमेशा रहते हैं। और जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने विदेश के धरती पर जाकर अपने देश को अपमानित करने का काम किया, और सत्ता पक्ष ने ये मांग की है कि आप सदन में आकर उसकी माफ़ी मांगिए। हमारी मांग है कि माफ़ी मांगिए। उन्होंने संसद में आकर अपने बात को तो रखने की आवश्यकता है, संसद में आते नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं है राहुल गांधी जी का ये रवैया रहा है। या तो फिर वो प्लानिंग होगा कांग्रेस का कि इस प्रकार के मुद्दों को अनाप शनाप बातें करके देश को गुमराह किया जाए, और ये भारत जैसे विकसशील देश को आने वाले दिनों में न परवड़ने वाली बात है, जब दुनिया के देशों ने भारत की सराहना की है। और ये रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 8-9 साल में मोदी जी ने जिस प्रकार से लगन से, प्रामाणिकता से, परिश्रम से देश को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के लोग भी इस बात को मानते हैं आज देश में कि नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आने वाले दिनों में और अच्छे काम की संभावनाएं है। तो ऐसे समय पर एक इतने लंबे समय तक जिन्होंने देश पर राज किया, ऐसे पार्टी के नेता ने इस प्रकार के सब अनाप शनाप बातें करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े मन से आकर संसद में अपनी बात को रखनी चाहिए। माफ़ी मांगना ये तो लोकशाही का एक तरीका होता है। गलती किससे होती नहीं, गलती से सबसे होती है। इसलिए
माफी मांगना ये कोई बुरी बात नहीं है जी। ये तो और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से हम काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे देश ने, देखिए, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी को उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाषण करने के लिए भेजा और अटल जी ने जाकर वहां पर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी, भारतीय पोशाक में गए, हिंदी भाषा से उन्होंने अपने सारी बातों को दुनिया के पटल पर रखा और फिर विदेश से आने के बाद में भी देश के सारे लोगों ने मिलकर उनकी बातों को सराहा। देश का कद कितना बड़ा, ये इसके ऊपर चर्चा हुई। और इस सरकार ने भी, हमने देखा कि आगे भी देखा होगा, भारत पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध हुआ था और भारत ने युद्ध जीता तो अटल जी ने लोकसभा के पटल पर इंदिरा जी को दुर्गा करके संबोधित किया। कितनी बड़ी बात कही थी। यानी इतना बड़ा युद्ध जब जीता जाता तो पूरा देश आपके साथ में है, ये बात को सारे देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। और ऐसे समय पर जब भारत देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बातें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और संसद में इतने बड़े महत्व के सारे मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर जिस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में पूरी शांतता आज़ादी के बाद पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे वहाँ पर विकास का काम हुआ है। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पे विकास का काम होना चाहिए, इसलिए सारे बजट प्रोविज़न उसमें किया है और हमको पार्लियामेंट को उसको मंजूरी हम देते ही फिर एक बार बहुत तेज़ी से वहाँ का काम भी हो सकता है। इसलिए विपक्ष ये चाहता है कि विकास ना हो, देश की लोकप्रियता ना बढ़े, मोदी जी की लोकप्रियता ना बढ़े, इसलिए इस प्रकार की सारी बातें वो करते रहता है। जी सुशील जी, हमने देखा कि समय समय पर अलग अलग देशों के माननीय सांसद आते हैं, उनके डेलीगेशंस भी आते हैं, प्रतिनिधिमंडल आते हैं और संसदीय कार्रवाई को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं भारत के बड़े लोकतंत्र को। ऐसे में विदेश की धरती पर दिए गए बयान पर सदन के भीतर क्या राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। राज्यसभा में नेता सदन गोयल साहब ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात की। राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया, एक कांग्रेस के नेता से माफ़ी मांगने की बात की। मैं कहता हूँ कौन से नियम के तहत ऐसे विद्वान व्यक्ति, जो व्यक्ति इस हाउस का मेंबर ही नहीं है, इस हाउस को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? लोकसभा के अंदर वो जो मर्जी बात करें, जिस हाउस के वो मेंबर हैं। केवल सरकार की मंशा अडानी मामले में जेपीसी ना बने, विपक्ष इस बात को उठा रहा है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राज्यसभा में जानबूझ के सत्ता पक्ष हाउस को नहीं चलने दे रहा, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा जो वित्तीय घोटाला हुआ है, इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग बजट सत्र के प्रथम सत्र के अंदर भी हमने की थी। परंतु किस तरीके की एरोगेंसी देखने को मिलती है, मैं हरियाणा के अंदर भी देख रहा हूँ। वहाँ पे 6250 गांव के पंच और सरपंच मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिलना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री उनको समय नहीं दे रहे। बात करके टेबल पे अगर नहीं आएगी तो सरकारों में इतना अहंकार ठीक नहीं होता। अगर समूचा विपक्ष मिलकर एक बात करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, लाखों करोड़ रुपए सवा हो गए LIC के, PNB के, स्टेट बैंक के, जहाँ गरीबों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने अपने पैसे लगा रखे थे। LIC कहते थे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आज वो बाजार के हालत पे छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर संसद ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे समूचे देश के रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर पार्लियामेंट के रूप के अंदर आते हैं, लोगों के मन की बात यहाँ पे कहें। और इतना बड़ा वित्तीय घोटाला होने के बाद आज जहाँ ED और CBI एक एक विपक्षी नेता के पास जा रही है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बेकसूर गिरफ्तार कर रही है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को करीब 9.5 महीने से बिना किसी आरोप के गिरफ्तार करके रखा हुआ है। हम ये कहते हैं कि ED और CBI का दुरुपयोग बंद करें और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसके तहत जांच हो। परंतु सरकार ने बजट सत्र के प्रथम स्तर के अंदर भी इस बात को नज़रअंदाज किया था और द्वितीय सेशन के अंदर भी ये बात बिल्कुल सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपितु सरकार की तरफ से ही, सत्ता पक्ष की तरफ से ही सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सुबह 11 बजे जब सदन शुरू होता है, वहाँ पे नारों के साथ सत्ता पक्ष हाउस को नहीं चलने दे रहा। ऐसी स्थिति तो कभी कभी देखने को मिलती है। अखिलेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। अखिलेश जी, यहाँ पर बात चल रही है कि
विपक्ष हमेशा ये कहता आया है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसकी बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई ना चलने के लिए सीधे सीधे कहीं ना कहीं कारण मानता है विपक्ष को। इस बार स्थिति किस रूप में देख रहे हैं आप? पृथ्वी जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस बार किसी भी कॉम्प्रोमाइज की मूड में नहीं है। उन्होंने भी बहुत ही एक एग्रेसिव स्टांस लिया है और उनका मानना है कि जिस तरह से सदन के फर्स्ट हाफ में राहुल गांधी जी ने बोलते हुए प्रधानमंत्री का नाम घसीटा था और बार बार उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तो वो भी नियमों की अनदेखी थी। नियमों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने पीएम का नाम लिया था और उसको लेकर के भी काफी सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध जताया था। अभी जैसे ही सत्र चालू होने की शुरुआत होती है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। लंदन में राहुल गांधी जी ने जाकर के जिस तरह से देश के बारे में बात की, उसको लेकर के पक्ष के सत्ता पक्ष के लोग काफी दुखी हैं और उनका मानना है कि इस तरह की बात, एक बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल इश्यूज में नहीं होना चाहिए और इसके बारे में राहुल गांधी जी को आकर के सदन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल ही अपने कदम से पीछे हटने की कोई वो दिखा नहीं रहे हैं और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोग भी, ऐसा नहीं होने जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे और माफी मांग लेंगे, वो भी नहीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गतिरोध अभी लंबा चलेगा। ये कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को इस पूरे सत्र की सेंसिटिविटी को समझते हुए जो मुद्दे हैं, जो विधेयक है जिनको पारित होना है, उनकी गरिमा को, उनकी सेंसिटिविटी को, उनकी जरूरतों को समझते हुए आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना चाहिए और सत्र को चलाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ भी बुरी तरह अफेक्टेड था। आपने देखा कि वो भी चल नहीं पाया था ठीक से और जिस तरह से गतिरोध अभी बना हुआ है, 2 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं और जिस तरह से गतिरोध बना है, आने वाले समय में भी नहीं लगता है कि इसका कोई हल निकलने वाला है। जी हाँ, हल निकलने वाला नहीं है। कमोबेश लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना कार्यसूची में शामिल है। साथ ही कार्यसूची में वस्त्र मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना भी शामिल है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। सदन में आज वरिष्ठ सांसद डॉक्टर एम थम्बीदुरई को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद भुवनेश्वर कातिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद नारायण भाई जेठवा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की प्रतिवेदन, सांसद घनश्याम तिवाड़ी बहुराज्य सहकारी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य का अभिलेख पेश करने वाले हैं। सांसद हरनाथ सिंह अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण सदन में पेश करेंगे। सीधे रुख करेंगे अखिलेश सुमन अपने सहयोगी का। अखिलेश, बात करें राज्यसभा की भी कमोबेश लोकसभा की तरह गतिरोध की स्थिति वहां भी बनी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बजट का पहला सत्र, पहला चरण जो है जितना महत्व का रहता है उतना ही महत्व रहता है बजट सत्र के दूसरे चरण का, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार गतिरोध बना हुआ है। क्या गतिरोध को तोड़ने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए प्रतिबिंब, बजट सत्र का जो दूसरा चरण होता है वो कई महीने में पहले चरण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है
और इसलिए कि इसमें बजट के अलावा अन्य कई विषयों पर भी चर्चा होती है, और ख़ास करके एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, उन मिनिस्ट्रीज के कामकाज पर भी चर्चा होती है। और यह एक ऐसा समय होता है जब सांसदों के सामने पूरे जो सरकार का पूरा खाका पेश होता है, और सांसदों को एक सामने अवसर होता है कि संबंधित मंत्रालय से के बारे में जो भी उन्हें कुछ पूछना है, जो भी सुझाव देना है, वो सारे आते हैं। और इसी क्रम में आज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पे चर्चा होनी है। तो उस हिसाब से कहें तो मामला तो इस तरह का है कि सांसद अपेक्षित है कि वो चर्चा में भाग लें, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआत से ही, उसमें कल जरूर एक कह सकते हैं कि सकारात्मक स्थिति बनी कि जब नाटू नाटू गाने के मामले में और उसके बाद एलिफेंट विस्पर्स के मामले में जब ऑस्कर अवार्ड मिला, तो वैसे में देखेंगे कि राज्यसभा में पूरा सदन, विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर उन्होंने इस बात के लिए उन कलाकारों को धन्यवाद, बधाई दिया, और उसके अलावा देश को भी गौरवान्वित महसूस करने में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन फिर जैसे ही इस मामले पर चर्चा खत्म हुई, उसके बाद फिर वही गतिरोध शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की, और विपक्ष जो है वो लगातार जो अडानी मसले पे चर्चा की मांग कर रहा है, वहाँ पे जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। और आज अभी की मैं स्थिति बताऊं कि आज 18 जो विपक्षी दल हैं, वो 18 विपक्षी दल जो सदन के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कमरे में बैठक हो रही है। उसमें हालांकि टीएमसी शामिल नहीं है, तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा सभी विपक्ष शामिल है, और आम आदमी पार्टी जो खास तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कई जगहों पे काफ़ी तकरार भी होता है कई राज्यों में, लेकिन वे यहाँ विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। और जो मुझे पता चला है कि जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने 267 के तहत जो कार्य स्थगन की नोटिस भी दी है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज का जो माहौल है, आज के माहौल में भी कोई ज़्यादा तब्दीली की संभावना नहीं नज़र आती। और जो सत्ता पक्ष की भी रणनीति यही है कि जो विपक्ष के मामले में उन्हें एक अवसर मिला है। राहुल गांधी का जो मामला है, जो विदेश में जाकर भाषण देने और बयान देने की बात है, तो उस पर सत्ता पक्ष भी आज भी जो मुझे संभावनाएं नज़र आ रही है, सूचनाएं नज़र आ रही है कि सत्ता पक्ष भी उसी तरह से आक्रामक रहेगा माफी, राहुल गांधी से माफी की मांगने के मामले में। तो कह सकते हैं कि जो यह जो अभी जो सदन बैठेगा 11 बजे, तो तकरीबन वही स्थितियां हमें मिलेगी देखने को जो परसों मिली थी, कि मतलब शुरुआत से ही जो है गतिरोध उत्पन्न होगा। लेकिन मैं बताऊं कि 15 ऐसे सवाल हैं जो शून्यकाल में उठाए जाने हैं, जिसमें कि सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, उन्होंने शून्यकाल के लिए नोटिस दिया है, जिसमें कि कांग्रेस के भी हैं, सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं। एक जो सीपीआई के सांसद हैं, उन्होंने तो पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो शून्यकाल में उठाए जाने हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रतिबिंब की जब सदन बैठती है तो सदन फिर सार्वभौम हो जाती है, और सारे दल अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से वो क्या सदन में किस तरीके से उन्हें हस्तक्षेप करना है वो करते हैं। तो देखना होगा कि अभी विपक्ष की क्या रणनीति होती है, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होती है, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी है वो ऐसा ही है जैसा परसों का था। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि और कल भी एक विचार सामने आया हमारे ही कार्यक्रम के दौरान, और ये कहा गया कि प्रश्नकाल और शून्यकाल, इसमें सांसद निजी तौर पर भी अपने संसदीय क्षेत्र, अपनी जनता और बहुत जो जन भावना को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं, ऐसे विषय को उठाते हैं। प्रश्नकाल को और शून्यकाल को तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का दायरा है उससे मुक्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम सांसद अपनी बात सदन के भीतर रख तो पाएं। तो क्या गोपाल जी, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी लाइन प्रश्नकाल और शून्यकाल के संदर्भ में लागू नहीं होनी चाहिए सांसदों पर? नहीं, निश्चित इसके बारे में तो लोकसभा के अध्यक्ष ने हर बार जब कभी भी इस प्रकार के गतिरोध पैदा हुई तब उन्होंने कहा कि भाई प्रश्नकाल सभी लोगों ने मिलकर तय किया। और प्रश्नकाल में देखिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है, पूरे देश भर में से जो सवाल उठाते हैं उसके जवाब वो राज्य से आता है, उसके बाद में लॉटरी डाली जाती है, लॉटरी में 20 लोगों का नाम चयन होता है, उसमें पहला दूसरा तीसरा ऐसा क्रम के हिसाब से लोगों को प्रश्न पूछने की उसमें व्यवस्था होती है। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद में, और ये दोनों पार्टी के लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि एक इसका फिक्स गाइडलाइन ही बनना चाहिए कि प्रश्नकाल के दौरान बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का हंगामा होना नहीं चाहिए।
377 तो ले करने का भी एक प्रोसीजर है, लेकिन 0 आवर्स में तो सांसदों को अपने मतदार की बात करने की एक सुविधा होती है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, और मैं तो कहूँगा कि कुल मिलकर सदन जो होता है वो चर्चा करने के लिए, पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, इस बात को भूल जाइए। अब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया के देशों की निगाह भारत देश पर है। तो सारे लोगों ने मिलकर एक नई प्रणाली को आने वाले दिनों में अपनाना चाहिए और एक अच्छे ढंग से लोकसभा चले और जिसका चित्र पूरे दुनिया के लोग देखें। और भारत का देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है तो उसमें संसदीय प्रणाली का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। ये भी एक मैसेज पूरे दुनिया के बाजार में जाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, लेकिन एक चलन भी बढ़ गया है कि चुनाव के संदर्भ में भी ये बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि अगर किसी राज्य में आप चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर दूसरे किसी राज्य में आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। उसी तरीके से अगर कोई दूसरे पक्ष का कोई नेता या प्रतिनिधि कानून के दायरे में आता है तो कानून ठीक है, अगर आप ही के दल का कोई राजनेता उस कानून के दायरे में आ जाता है तो कानून गलत है। ये भी एक चलन शुरू हो गया है, उसका निराकरण भी क्या सदन के माध्यम से निकल सकता है क्या? देखिए, अभी इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो चुनाव जब शुरू होता है तब पूरे देश भर के लोगों को भी पता होता है कि माहौल किसके तरफ है। चुनाव का प्रोसेस हो जाता है, उस समय पे भी पता चलता है कि किसके रैली में कितने लोग आए। ये उसका एक दूसरा मापदंड हो सकता है। चुनाव जब पूरा होगा तो एग्जिट पोल के माध्यम से भी बताया जाता है भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। लगभग बाय एंड लार्ज 90% तक परफेक्शनेशन आया है। और उसके बाद में समझो फिर चुनाव इतने सारे प्रोसेस में पता चलने के बाद में आश्चर्यजनक जीत और हार तो कभी किसी की हुई नहीं है लोकशाही में, ये तो हमने देखा है। और फिर इसके बाद में आप हार गए तो फिर ये खराब, आप जीत गए तो ये इस प्रकार की जो बातें हो रही है ये मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश के लोगों के गले न उतरने वाली बात है। इसलिए जो सिस्टम हम सारे लोगों ने मिलकर बनाया है उसको हमने अपनाना चाहिए। उसमें कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, उसमें सुधारा किया जा सकता है। इन सारे बातों के बारे में तो लोकशाही में खुले मन से चर्चा करना चाहिए, बदलाव के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन ये जो बातें इन दिनों में चल रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्याय को भी आप नहीं मानेंगे। आपके जैसा आपने कहा कि आपके पक्ष में आया तो आप बहुत अच्छे और आप बहुत सच्चे, आपके विरोध में आए तो ये गलत हुआ है। ये जो बातें हो रही है ये मैं मानता हूं कि 130 करोड़ के देश के लोग और जिस देश के बच्चे इन दिनों में पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे दिलचस्पी लेकर बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे लगता है कि लोकसभा है यही जो गाइडिंग फैक्टर है और हम पॉलिटिशियन लोगों ने आने वाले पीढ़ी को न कुछ अच्छी सीख देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी सुशील जी, ये आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ज़्यादा बातें होती हैं। बातें इसलिए भी होती हैं क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करके आम आदमी पार्टी ने अपना एक दल बनाया। दल बनाने के बाद चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद पहली बार जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। और अब भी हम देखते हैं कि गाहे बगाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, सदन के भीतर की बात हो, सदन के बाहर की बात हो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। तो क्या माना जाए, जो वैचारिक मतभेद था कांग्रेस को लेकर वो अब समाप्त हो गया है आम आदमी पार्टी का? प्रतिबिंब जी, आपने जो बात क्वेश्चन उठा बहुत सीरियस क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार कांग्रेस करती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं, और भ्रष्टाचार के अंदर बीजेपी शामिल होती है तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। आपने संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल की बात करी, आपने ईडी के इस्तेमाल की बात करी, आपने सीबीआई के इस्तेमाल की बात करी। आप देखिए, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को पिछले 9.5 महीने से अंदर रखा हुआ है। आज तक 1 रुपये का आरोप कोर्ट के अंदर नहीं दे पाए हैं। किसी चार्जशीट के अंदर भी ऐसा नहीं आया कि उनको किया गया। जब जज ने कहा कि मैं इनकी जमानत कर दूंगी, ईडी और सीबीआई कुछ इनके खिलाफ आरोप नहीं दे पा रहे, तो उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसी प्रकार से पिछले 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी के घर की तलाशी ली, उनके गांव की तलाशी ली, उनके ऑफिस की तलाशी ली, उनके मोबाइल की तलाशी ली, उनके कंप्यूटर की तलाशी ली, उनके सारे लॉकअप देखे गए, दीवारें, बेड, सब कुछ खंगाल के देखा गया। 1 रुपया नहीं निकल पाया। 1,500 पेज की चार्जशीट सीबीआई ने कोर्ट के अंदर फाइल करी और उस कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया का चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं आ पाया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जब लगा कि कोर्ट अब छोड़ देगी, रोक नहीं पा रही है, तो ईडी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के अंदर जमानत का प्रावधान नहीं है। ज़बरदस्ती
विपक्षी नेताओं को अगर रोका जाएगा, ये क्या बीजेपी के पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसके अंदर भ्रष्ट व्यक्ति को डाला और वो पाक साफ होकर निकल गया? ऐसे बहुत से लोगों के मैं सूची गिना सकता हूँ जिनके ऊपर लंबे लंबे ईडी के, सीबीआई के केसेस चल रहे थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके सारे केसेस खत्म हो गए। जी चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो अपने अपने दावे प्रति दावे करता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वही दूध का दूध पानी का पानी कई बार कर पाते हैं। और अखिलेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, यहाँ जो सुशील जी कह रहे हैं बात की गुण दोष के आधार पर वो किसी का विरोध या समर्थन करते हैं, एक बात। और दूसरी बात, हम टीएमसी को देख रहे हैं, वो सदन के भीतर की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, वो कहीं ना कहीं अलग है। कांग्रेस जो एक खेमेबाजी करने की कोशिश कर रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर और विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, उसमें सम्मिलित या समाहित नहीं हो रही है। देखिए, उनके भी रीजनल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको चुनावी मैदान में जाना है तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं उनको फेस करना पड़ता है। और रीजनल पार्टीज भी जानती हैं, जैसे टीएमसी है, कि उन्हें भी उनका सामना करना पड़ता है। बहुत समय ऐसा होता है कि उन्हीं के अगेंस्ट में मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, और फिर आप उन्हीं के साथ आकर के और एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो एक कंट्राडिक्शन वाली स्थिति होती है और उसको जस्टिफाई कर पाना आम लोगों के बीच, जनता के बीच में थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो टीएमसी ने अपने आप को इस पूरी विपक्षी एकता से अलग कर लिया है और उनका बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे अपने तौर तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उनका विरोध करेंगे। जहां तक सत्र चलने की बात है, आज सुबह स्मृति ईरानी जी ने, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बार दोबारा राहुल गांधी से माफी मांगने की डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि आप विदेशों में जाकर के इतना समय देते हैं, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि पार्लियामेंट में आकर के उसको फेस करें, वहां पर बोलें। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में आप वहां पर जाकर के सवाल उठाते हैं, लेकिन यहां पर आकर के आप बोलते नहीं। कल भी अनुराग ठाकुर ने एक आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की अटेंडेंस को लेकर के भी सवाल उठाया था कि अटेंडेंस काफी उनकी लो है, जो एक एवरेज अटेंडेंस है मेंबर्स की, उसके कंपैरिजन में उनकी अटेंडेंस काफी लो है। तो उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके आज फिर से एक बहुत ही एग्रेसिव रुख दिखाया है सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये गतिरोध तो जारी रहेगा। रही बात जो पक्ष विपक्ष के इस तरह के आरोप की, एजेंसीज की, ईडी की तमाम चीजों की, तो ये देखिए, ये एक हमेशा से एक परंपरा चली आई है और ये टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जो इसके विक्टिम होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं, उससे उनका आर्गुमेंट कुछ और होता है, सत्ता पक्ष के लोगों का आर्गुमेंट कुछ और होता है। और कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, कम से कम उनको ये देखा गया है कि मेरिट बेस्ड उनके डिसीजंस आते हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी ऐसे मामले हैं वो कोर्ट के माध्यम से उनका निस्तारण होगा और जो सही चीज होगी वो सामने आएगी। जी, सत्र की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है, कोई संभावना है कि कोई रास्ता निकल पाएगा, कम से कम आज के दिन भी। जी जी, संभावनाओं की बात कर लेते हैं। और लोकसभा की कार्यसूची में विधेयकों की संभावित सूची में आज 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। लोकसभा में आज अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधेयक को सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक सेना के अधीन व्यक्तियों के संबंध में चीफ कमांडर या अंतर सेवा संगठनों के कमांड अधिकारी को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। विधेयक के माध्यम से उन सेना कर्मियों को सशक्त किया जाएगा जो सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, विधेयक भी बहुत महत्व के सूचीबद्ध हैं।
क्या कुछ कहते हैं, ये विधेयक कितना महत्व रखते हैं? प्रतिबिंब देखिए, संभावनाओं पे ही बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। जिस तरह से विरोध गतिरोध लगातार जारी है, इसमें ऐसे में अभी तक कोई हल तो नहीं निकला है, लेकिन कार्यसूची में बहुत अहम बिजनेस है। और बिल की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो बजट है उस पर चर्चा होनी है। और इस बार जो मैं आपको बता दूं कि सरकार की एक खास जो एक पुरजोर तरीके से जो उनकी एक प्लानिंग रहेगी, वो वित्त जो बजट है उस पर चर्चा कराने की है, जिसके तहत ये जम्मू कश्मीर का जो बजट है उस पर चर्चा प्रस्तावित है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उसकी चर्चा देखने को मिलेगी। इसमें वित्त मंत्री ने सोमवार को जब सदन में शोर शराबे के बीच में इसको रखा था और जब बजट आया था उस दौर में मैं आपको बता दूं कि इस बार जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने की प्लानिंग की गई है। रेल लाइन का एक जो कनेक्टिविटी है उसकी बात की गई है इस बजट में। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल परियोजनाओं की भी इस बजट में बात है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो जम्मू कश्मीर के 19 लाख से अधिक जो घर हैं उसमें प्रधानमंत्री हर घर नल योजना के तहत साफ और स्वच्छ पानी देने की बात की गई है। इसके अलावा इस बजट में जो चर्चा में आपको देखेंगे उसमें यह है कि रोजगार को लेके वहां लगातार अवसर हैं, जिसकी बात इस बजट में की गई, अलग से एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात करें, इसके अलावा सामाजिक समरसता की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर लगातार कई चीज़ों से कटा हुआ था और जब से केंद्र शासित प्रदेश हुआ है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने वहां पर कार्य करना प्रारंभ किया है उससे कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक खासा अहम बजट विधेयक माना जा सकता है जिस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक जो विधेयक है वो भी खासा अहम माना जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसको पेश करेंगे और जो सेना के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको और सशक्तिकरण और सशक्त करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 9 और प्रतिबिंब बता दूं जो लोकसभा में पेंडिंग विधेयक है, लंबित विधेयक है, उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ सुचारू और सही तरीके से चला तो उन विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। जी प्रतिबिंब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र गुप्ता हमें अपडेट कर रहे थे। कितने महत्व के विधेयक आज सूचीबद्ध हैं लोकसभा की कार्रवाई की अगर बात करें तो यहाँ पर सवाल यही उठता है गोपाल शेट्टी जी की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है और देखने में आया है कि विषय कुछ भी हो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रारंभ किया गया है, तो क्या कोई रास्ता सत्ता पक्ष की तरफ से ही सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने का आज निकल सकता है क्या? देखिए, बात बहुत सीधी है। देश के अस्मिता का सवाल है और देश के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे को सभा के पटल पर रखा है, मतलब लोकसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया है और विपक्ष के नेता जिनके ऊपर आरोप लगा है वो सामने ही ना आए। उनका मुद्दा क्या था कि हमको भारत देश में बोलने के लिए नहीं मिलता है, बोलने की आज़ादी नहीं है और बोलने का सबसे बड़ा जगह है, प्लेटफॉर्म है, वो लोकसभा है। आप लोकसभा में आते ही नहीं हो, आपकी हाजिरी कितनी है वो देखते हो आप, ये सारा तो ऑन रिकॉर्ड है। और जब इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगने के बाद में वो सभागृह में ना आए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब वो देश में है या विदेश में है, देश में कम दिन रहते हैं, विदेश में ज़्यादा दिन रहते हैं, इसलिए मुझे तो पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उनके पार्टी के नेता तो है, उन्होंने तो मुँह करना चाहिए। क्या वो विदेश गए हैं, विदेश में से आने के बाद में हम उनको लाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, आइए हम लोग सभागृह को चलाते हैं, कोई ना कोई तो पहल तो होना चाहिए ना, तब तो आगे बढ़ेगी ना गाड़ी। लेकिन इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। उनको तो सभागृह चलाना ही नहीं है, उनको विकास में सहयोग देना ही नहीं है। देश में जिस प्रकार के विकास हो रहे हैं वो देश के लोगों के और दुनिया के सामने ना आए, ये उनका प्रायोरिटी है। इसलिए दोस्त तो सारा उनके तरफ से है ना, हम तो सभागृह चलाना चाहते हैं, सुशील आज जी भी चलाना चाहते हैं। सुशील जी, जो अभी अखिलेश कुमार सिंह जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि टीएमसी जो है राहुल गांधी जी के बयान वाले मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नजर आती नहीं दिखना चाहती, इसलिए कमोबेश उसका भी विरोध है सत्ता पक्ष से बहुत सारे मामलों को लेकर, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लेकिन वो अपना विरोध अलग ढंग से करना चाहती है, उसने अपनी रणनीति अलग बनाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के साथ मिलकर
विरोध करती है सदन के भीतर और बाहर, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने ब्रिटेन की धरती पर जो कुछ कहा भारतीय लोकतंत्र या संसदीय कार्रवाई के बारे में, उसका आपकी तरफ से या आम आदमी पार्टी समर्थन करती है? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बता दूं, हम मुद्दों के आधार पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने योग के लिए महोत्सव शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी अपनी योग की दरी लेके इंडिया गेट पहुंचे थे। सफाई अभियान शुरू किया, हमने स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए उसको पूरा समर्थन किया था। परंतु जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पूरा विरोध भी करते हैं। ये कांग्रेस का और बीजेपी का 75 साल से इस देश के अंदर जो नूरा कुश्ती हो रही है, भ्रष्टाचार के अंदर शामिल होने के बाद जो एक दूसरे के प्रति बोलते भी हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ खास एक्शन भी नहीं लेते। अगर आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, बिजली पानी की व्यवस्था कर रही है, रोजगार की व्यवस्था कर रही है, तो उससे उसके नेताओं को बंद किया जा रहा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेकिन जहां तक कि राहुल गांधी जी के बयान वाली बात है, तो सदन के भीतर क्या आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद कहने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा? आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड है, जो व्यक्ति जिस हाउस का है उसके विषय में उस हाउस में चर्चा होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष वो जिस व्यक्ति जिस राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उस राज्यसभा को भी डिस्टर्ब करता रहेगा, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोग इस बात को स्पष्ट तौर पे जाने कि सत्ता पक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष इस बजट सत्र के दूसरे चरण के अंदर राज्यसभा को अननेसेसरी डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इवन कांग्रेस के लोगों ने भी ये बात राज्यसभा के अंदर कही थी, नेता विपक्ष ने, कि अगर राहुल गांधी ने या उनके नेता ने कोई गलत बात कही है या सही बात कही है, वो चर्चा राज्यसभा की बजाय लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस हाउस का मेंबर नहीं है, उस बात को लेकर आप वहाँ पे चर्चा करते रहेंगे तो उसका कोई आधिपत्य नहीं बचता। इसका मतलब सरकार की मंशा साफ है, वो जेपीसी नहीं बनाना चाहती, वो अदानी के मुद्दे को नहीं लाना चाहती, इसलिए हाउस को डिस्टर्ब करके रखी है। समूचे विपक्ष ने जो मांग की है कि इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो, तो वो बात पे सत्ता पक्ष नहीं आना चाहता और सत्ता पक्ष इसलिए हाउस को नहीं चलने देता। जी अखिलेश जी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ बयान दिया है भारतीय संसदीय प्रक्रिया या फिर लोकतंत्र के बारे में, उसको लेकर क्या विचार हैं आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। देखिए, पार्टी कोई भी स्टैंड लेती है तो निश्चित रूप से उनका कलेक्टिव अप्रोच होगा और एक यूनिफॉर्म उनका डिसीजन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो अपनी उस डिमांड पर टिके रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी के ही स्पीच को लेकर के आप देखें तो पिछली बार राज्यसभा में भी काफी उस पर गतिरोध हुआ था और उस पर भी काफी लंबी चौड़ी बहस छिड़ी थी। जब पिछली फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने लोकसभा में आकर के बयानबाजी की थी और उसी चीज को जब दोबारा राज्यसभा में उठाने की कोशिश की गई थी तो उसको रोका गया था कि यह नियम विरुद्ध है, इसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। जहां तक जेपीसी की बात है, सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें कार्रवाई चल रही है, तो अब इसमें हम भले उन्होंने पहले जो भी कहा हो, अभी उनका स्टैंड यही है। तो एक तरफ विपक्ष के लोग जेपीसी के ऊपर टिके हुए हैं कि हम इससे कम बिल्कुल नहीं मानेंगे, सत्ता पक्ष उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी को अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, तभी हम इस आगे बढ़ने देंगे। और उनका बड़ा स्पष्ट रुख है कि आप विदेश में जाकर के हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में विदेशी कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज की हेल्प मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उसको अफेक्ट किया जा रहा है, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट हमारे इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठाया जा रहा है और विदेशों की मदद मांगी जा रही है, तो वो भी इससे बिल्कुल टिकने की स्थिति में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ना सत्ता पक्ष के लोग अपने स्टैंड से हटना चाहते हैं, ना विपक्ष के लोग हटना चाहते हैं।
और दूसरी तरफ ये चुनावी साल भी है, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हैं, अभी कर्नाटका में होना है, इसके बाद 3 बड़े और राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो कोई भी पार्टी इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को दे करके और अपने विरुद्ध कोई बड़ा एजेंडा सामने अपने अपोजिशन पार्टी को ले आने नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का गतिरोध अभी हमको काफी समय तक देखना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि दोनों पक्षों को सामने साथ में आकर के और एक बीच का रास्ता निकालें, कम से कम जो टेक्निकल बिल्स हैं वो पास हो जाएं कि जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो अफेक्ट ना हो। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्चुअली हमसे जुड़ने के लिए, और आपका भी गोपाल जी, आपका भी, और सुशील जी, आपका भी समय निकालने के लिए और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। आप दोनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रश्नकाल, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक कंसेंस बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि इसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि समय समय पर संसद की कार्रवाई में, चाहे राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, प्रश्नकाल बाधित होता रहा है। लेकिन अगर प्रश्नकाल की बात करें, कौन से महत्व के प्रश्न आज राज्यसभा की कार्रवाई में पूछे जाने हैं, तो हमारे साथ अखिलेश सुमन, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बार बार ये बात सामने आती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि जी हां, प्रश्नकाल बाधित नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी बाधित होता है। लेकिन अगर आज राज्यसभा की कार्रवाई बाधित नहीं होती है, सुचारू रूप से चलती है, तो कौन से मुख्य प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब में जो, चूंकि यह माना जाता रहा कि जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उस समय जो भी सांसद हैं, चाहे विपक्ष के हों या पक्ष के हों, वो सदन में आते हैं तो काफ़ी मामले को उठाना चाहते हैं। और चूंकि राज्यसभा में इस बात को महसूस किया गया कि अगर शायद इस परिपाटी को बदला जाए कि शून्यकाल को पहले किया जाए और प्रश्नकाल को बाद में किया जाए, तो हो सकता है ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और इसीलिए आप देखें कि लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में जो है वो पहले शून्यकाल होता है 11 बजे, जब से जैसे ही सदन बैठती है पहले शून्यकाल 1 घंटे के लिए होता है, उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो 12 से 1 तक प्रश्नकाल होता है। और इसीलिए किया गया था कि जो मुद्दे हैं, तो तात्कालिक मुद्दे हैं देश के, वो प्रश्नकाल, शायद शून्यकाल में सांसद अगर उठा जाएंगे तो गतिरोध नहीं होगा। लेकिन यह प्रयोग भी सफल होता नहीं दिख रहा है प्रतिबिंब, और इसीलिए शून्यकाल और प्रश्नकाल को जोड़कर ही अब विपक्ष जो है और अब सत्ता पक्ष भी एक ही तरीके से जोड़कर ट्रीट कर रही है। और जहां तक प्रश्नकाल की बात है, तो आज 15 प्रश्न हैं जो रोज होते हैं, 15 प्रश्न होते हैं जो जिनका ओरल जवाब देना होता है सदन के पटल पे, उनके लिखित जवाब भी दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात ये होती है कि स्टार्ट क्वेश्चन में कि पूरक प्रश्न पूछने की भी आज़ादी होती है, और पूरक प्रश्न में सिर्फ वही शामिल नहीं होता जो कि सवाल करता है, बल्कि कई अन्य सांसद भी जिनके सवाल उठते हैं उस समय मन में आते हैं, तो वो भी इस मामले पर सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी स्वस्थ परंपरा है प्रश्नकाल की राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। और जो 11 मंत्रालय विभाग से संबंधित आज 15 प्रश्न हैं, और अगर मैं बताऊं कि कुछ बड़ी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में अगर कहूं कि वो, जैसे आपको बताऊं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कह सकते हैं कि बहाली का मामला है, शिक्षकों की कमी का मामला है, इस सवाल को उठाया गया है। अब बहुत ही रोचक मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कि चाहे वो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर शिक्षक कम रहेंगे तो पढ़ाई का किस तरीके से स्तर मेंटेन किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। जी, सवाल सबसे बड़ा ये भी है अखिलेश जी कि आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है या नहीं चलती है, प्रश्नकाल हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन आपने अपडेट किया और प्रश्नकाल में कौन से महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उस पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल की बात करें, लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वस्त्र मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वाधिक 7 प्रश्न आज रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले हैं। सांसद सीपी जोशी वस्त्र मंत्रालय से हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गौरव गोगोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से महिला वैज्ञानिक योजना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद रतनलाल कटारिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सेम सालों का निर्यात से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद चिंता अनुराधा वस्त्र मंत्रालय से
वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण संबंधी योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद कुंवर दानिश अली रेल मंत्रालय से स्टेशन मास्टर्स की भारी कमी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन कोयला मंत्रालय से कोयले के आयात हेतु राज्य सरकारों को दिशा निर्देश से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विंसेंट एच पाला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे संचार मंत्रालय से BSNL 5G सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुधाकर तोकाराम श्रांगरे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर राजदीप राय रेल मंत्रालय से विस्टा डोम टूरिस्ट एक्सप्रेस का विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय जाधव रेल मंत्रालय से महाराष्ट्र में रेलवे संबंधी कार्य से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद मोहन भाई कुंडारिया रेल मंत्रालय से नई पिट लाइन का अनुक्षण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे वस्त्र मंत्रालय से इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रेल मंत्रालय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद शर्मिष्ठा सेठी रेल मंत्रालय से ऐतिहासिक ठाणे रेलवे स्टेशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा रेल मंत्रालय से बजट परिव्यय और पूंजीगत व्यय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद देवाश्री चौधरी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रविंद्र कुशवाहा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से चीनी उद्योग हेतु कृत्रिम बल की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज शिक्षा, गृह, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद शक्ति सिंह गोहिल शिक्षा मंत्रालय से ग्रामीण भारत में स्मार्ट कक्षाओं के संबंध में लेखा परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद संजीव अरोड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर CM रमेश शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों IIT और IIM में संकाय रिक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा में महिला कामगारों से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मुआवजे के संबंध में मध्यस्थता संबंधी कार्रवाई से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय सिंह शिक्षा मंत्रालय से जम्मू और कश्मीर में बेरोजगार युवा से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा कामगारों के सरोकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद संजय राउत शिक्षा मंत्रालय से महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान की प्रगति से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल शिक्षा मंत्रालय से नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या का प्रावधान किए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सोनल मान सिंह शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प किया जाना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद भुवनेश्वर कालिता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्लाईओवर्स, ऊपरी पुलों का निर्माण संबंधी सवाल करने वाले हैं। सांसद KR सुरेश रेड्डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वृद्धाश्रमों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर V शिवदासन गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पदों की संख्या से संबंधी प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद दिग्विजय सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा को बढ़ाने संबंधी प्रश्न पूछेंगे।
फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।